आज़ादी के 75 सालों में पर्यावरण कहाँ था और कहाँ पहुँचा, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। मुझे हमारे एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियाँ याद आती हैं, संभवतः राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं से। ये समस्याएं समझने के लिए हमको विचार करना पड़ेगा, जो कि हमारी संस्कृति का मूलभूत उद्गम है। चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, ये हमारी वैचारिक प्रक्रिया के एक अंग रहे हैं। और हम पर्यावरण जैसे विषय पर भी विचार करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वक्तृत्व शैली के लिए हमेशा स्मरण किया जाता था जिनको, और संसद में जब भी भाषण दिया करते थे तो वो सुनने के लिए रुक जाया करता था आदरणीय अरुण जेटली जी। जितना अधिकार उनका हिंदी भाषा पर था बोलने के लिए, समान अधिकार उनका अंग्रेजी भाषा पर भी था। और शब्दों का जो प्रयुक्त करने की शैली थी, वो ऐसा लगता है कि हमको एक बहुत बड़ा आघात लगा उनके जाने से। एक बहुत उनकी जो विशेषताएं थी फाइनेंस वाली, उनको अलग हटा दिया जाए तो जो एक वक्तृत्व शैली जो विशेष प्रकार की विकसित हुई थी, उसका श्रेय अरुण जेटली जी को जाता है। उनको नमन करते हुए मैं फिर से लौट के आता हूं कि आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1980 तक वन विभाग नाम का कोई विभाग भारत शासन में, ध्यान दीजिएगा, ये राज्य सूची में है, वन राज्य सूची में डाल दिया गया था। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आज जो हायतोबा मची है जितनी ज़्यादा, आज पूरा विश्व चिल्ला रहा है जलवायु परिवर्तन को लेके। आज हम जो कह रहे हैं कि विभीषिका आ गई है, आज हम जो कह रहे हैं कि कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं अकाल है, और तरह तरह के अल्नीनो हमारे समुद्र के तट पे आहट दे रहे हैं। वो सब के बारे में हमारी क्या दूरदर्शिता थी, तत्कालीन हमारे नेताओं की क्या दूरदर्शिता थी, जिनके हाथ में सत्ता आज़ादी का तत्काल बाद आई थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वन विभाग नाम का कोई विभाग नहीं था। और कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में एक छोटा सा खाना वन विभाग को दे दिया गया था 1980 तक। आप कल्पना करिए कि भारत का भूभाग, जहाँ पूरी दुनिया कहती है कि विश्व के 35% भी हम लोग, आपको मालूम है विश्व में जो जंगल है पूरे विश्व का, वो 33% फॉरेस्ट है। कभी कभी हम सोचते हैं, अब आप जो विद्यार्थी सुन रहा हूँ नोट कर लें इसको, आपको IAS में भी पूछ सकते हैं कभी ये कि 33% 1/3 जंगल होना चाहिए, यह अवधारणा कहाँ से आई। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राज़ील, अफ्रीका और भारत सहित जो हमारे देश हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें 33% जंगल है। तो ये अवधारणा आई कि नहीं, 33% जंगल तो हर प्रदेश में, हर राष्ट्र में होना चाहिए। भले ही हमारे हरियाणा में 2.5% जंगल हो, मगर हम कंपेंसेट करते हैं महाराष्ट्र से। गुजरात में कम जंगल हैं, हम कंपेंसेट करते हैं उनको कर्नाटक से। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे जंगल हैं, वो कंपेंसेट करते हैं पंजाब को। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी राष्ट्र में 1/3 जंगल होना चाहिए, जो लगभग अच्छे जंगल हमारे देश में इस समय 18% बचे हैं। माने हम अपने लक्ष्य को आधा है। और इस आधे में ये आप अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जिस देश में लगभग 40 साल तक कोई विभाग ही नहीं रहा हो वन विभाग के नाम पर, पर्यावरण विभाग के नाम पर, जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम पर, हमारे जो नीति निर्माता थे उनके ये समझ में नहीं आया था पहले वाले में, कई पंचवर्षीय योजनाओं तक कि ये विभाग यदि नहीं अस्तित्व में होगा तो हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को, आने वाली आगामी पीढ़ी को, जो हम लोग हैं, आप लोग जो नए यंग जनरेशन आ रहे हैं, उनको परिणाम भुगतना होगा। तो ये पर्यावरण विभाग, वन विभाग का उद्गम वन विभाग 1980 में हुआ। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया था कि कोई वन विभाग बन गया है, तब भी कई वर्षों तक समझ में नहीं आया। अब आप घटना पे जाइए तो हम हमारी संस्कृति पे देखें, हमारी परंपराओं पे देखें, हमारे जो आदिकालीन चले आ रहे विचारों को देखें, तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ कोई पर्यावरण नाम का शब्द नहीं होता था। हम तो जीवंत पर्यावरण थे। हमारा व्यक्ति आज भी गंगा नदी में पैर रखता है, आज भी नर्मदा नदी में पैर रखता है, तो पहले उस जल को उठाकर माथे से लगाता है कि मैं आप में पैर डाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को क्षमा करें। हमारे यहाँ एक मुंडकोपनिषद की बड़ी अच्छी स्तुति है कि हे देवी, सोने के बाद ये कहा जाता है कि इस स्तुति को पढ़ना चाहिए कि हे देवी, आपके जो पर्वत हैं, आपके जो नदियाँ हैं, आपके जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं,
उन पर मैं सोने के बाद अब पृथ्वी पर पैर रख रहा हूँ, हे देवी इस पृथ्वी पर पैर रखने के लिए मुझे क्षमा करिए। तो जिस देश में ये संस्कृति रही हो कि आप पृथ्वी पर पैर रखने के जब पहले क्षमा मांग रहे हो, नदी में पैर रखने के पहले क्षमा मांग रहे हो, वहाँ पर आप इसकी कल्पना करें कि कोई पर्यावरण जैसा शब्द उपयोग किया जाए, नहीं। हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में ये रचा बसा था। ये पर्यावरण का शब्द बाद में ये भी इसी अवधारणा के साथ 70 के दशक के बाद की अवधारणा है पर्यावरण। और पर्यावरण का तो हमने एक शब्द का गठन किया, वस्तुतः वो इन्वायरमेंट से बना हुआ है। इन्वायरमेंट का मतलब है एनवेलप करना, माने एक एनवेलप मतलब लिफाफा। तो एक लिफाफे में जैसे सब चीज़ें हम डाल देते हैं, उसी तरह लिफाफे में आपने जो हमारी अवधारणा थी, हमारे तो तुलसी बाबा 500 साल पहले के गए, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अजर शरीरा। हमारा शरीर पंचभूत तत्वों से मिला हुआ है, और पंचभूत ही जो पश्चिमी संस्कृति थी उसने पर्यावरण नाम रख दिया, एनवायरमेंट नाम रख दिया, हमने भी पर्यावरण नाम रख दिया। तो इस तरह पहले आया वन विभाग, फिर वन से अगला शब्द जोड़ा पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण विभाग चलता रहा। अब आप देख रहे हैं अभी पिछले 10 वर्षों से एक नया विभाग और जुड़ गया है, उसमें जलवायु परिवर्तन। तो अब इसका नाम हो गया है जलवायु परिवर्तन। यानी यदि आप 70 साल के इतिहास में देखें कि पर्यावरण कहाँ था, तो पर्यावरण यहाँ आके ठहरा। हमारे यहाँ कोई पर्यावरण को लेके प्रारंभ में नियम नहीं बनाए गए। जो हमारे ऋषि मुनि मनीषी जिनने हमेशा नदियों को माता कहा, एक हमारे एक और उपनिषद है जिसमें, उपनिषद दरअसल वेदों के वेदांत हैं, वेदों का जो एक्सट्रैक्ट है, वेदों का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो उपनिषदों में लिखा हुआ है। हमारे एक उपनिषद में एक शब्द आता है संस्कृत का, स्वर्णम ही वनम, फॉरेस्ट दाई ग्रीन गोल्ड। माने फॉरेस्ट जो था वो साधारण चीज नहीं थी हमारे यहाँ, फॉरेस्ट सोना था। और सोना कैसा था? आपको ऐसा सोना था जिसको बाद में हमारे आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय ने उसको लिया कि भाई एकात्म मानववाद में उनने उसका समावेश किया। यदि आप उनका वांग्मय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एकात्म मानववाद में उनने इस बात की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है कि जब आप किसी व्यष्टि का समष्टि के लिए विकास कर रहे हैं तो उसमें 5 चीज़ें जरूर लेंगी, और फिर उसको हमने हमारे सामान्य जीवन में बाद में अडॉप्ट भी किया। तो पहली थी हमारी जमीन, अर्थ। सबसे पहले हमने अर्थ तत्व को लिया कि जमीन हमको संरक्षित करना है तो हम संरक्षित हो जाएंगे। जमीन पे जो अगली चीज आती है वो होता है जल। यदि जमीन है तो जल है, यदि जमीन नहीं होगी तो जल बिना किसी काम का होगा, समुद्र में भाप बनेगी और समुद्र में गिर जाएगा। तो जल से हुआ जंगल, पहला जमीन, जमीन से आया जल, जल से जो तीसरी चीज निकली, यदि जल मिल जाएगा और जमीन मिल जाएगी तो आप सोचेंगे क्या चीज होगी? वो तीसरी चीज होगी जंगल, वन, फॉरेस्ट। यदि ये 2 चीज नहीं है, ये पंचभूतों में से ना तो पृथ्वी है और ना जल है, तो वन भी नहीं होंगे। तो ये तीसरी चीज उसमें जुड़ गई। चौथी चीज जो जुड़ना चाहिए थी वो हमारा फिर उसमें जुड़ गया, जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिसको वन्य प्राणी भी कह सकते हैं। वस्तु तो जितने भी जानवर हैं आज आप देख रहे हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, अज, संस्कृत अज भी हमारे, आप सांची के स्तूपों में जाएंगे तो बकरी भी वहाँ मिलेगी। अज भी हमारी संस्कृति का अंश है, जिसको लोग, जिसका वंश मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो वन्य प्राणी थे वो हमारी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग थे। और अंत में जन, माने जहाँ पे हम लौट के आना चाहते थे कि एकात्म मानववाद में आदमी को यदि जंगल, जमीन, वन्य प्राणी, जानवर, ये यदि सब का विकास हो रहा है तो उस व्यक्ति का विकास होगा, तो समष्टि का विकास होगा। मूलभूत अवधारणा थी कि आप जिस जगह रह रहे हैं, यदि उस स्थान का विकास नहीं हुआ, उस जगह की पृथ्वी का विकास नहीं हुआ, उस जगह के जल का विकास नहीं हुआ, उस जगह के वन्य प्राणियों का विकास नहीं हुआ, तो किसी भी तरह का विकास संभव नहीं हो पाएगा। ये इसको लेकर मैं जब छोटे छोटे स्कूलों में व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ तो ये एक चर्चा, लोग अक्सर मेरे से प्रश्न पूछते हैं, स्कूल के बच्चे, मैं उनसे कहता हूं कि जंगल में वन्य प्राणी या बाघ या टाइगर की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है? बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ में आया साहब, क्यों जरूरी है? टाइगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आपको मैं एक संदर्भ के लिए बता दूं कि हमारे पास का एक देश है ना, पाकिस्तान।
उनकी जो पार्टी है, वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनकी पार्टी पे टाइगर बना है, इमरान खान की पार्टी, क्रिकेटर वाले। और वहाँ एक टाइगर नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, श्रीलंका में भी एक भी टाइगर नहीं है। और जो उनका इलम है, वो जो एक पार्टी है, उसकी पार्टी पे भी टाइगर बना हुआ है। तो टाइगर की महत्ता ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में तो दुर्गा जी का वाहन था और हमने उसको बचा भी लिया। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ टाइगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे कहते हैं कि टाइगर नहीं होगा, तो हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई अंतर पड़ेगा। मैं उनको बच्चों को समझाना पड़ता है कि टाइगर नहीं होगा तो बेटा आप ये समोसा नहीं खा पाओगे, कचौरी नहीं खा पाओगे, गुलाब जामुन नहीं खा पाओगे, तुअर की दाल नहीं खा पाओगे, भजिए नहीं खा पाओगे, इवन ये बर्गर और पिज्ज़ा आ रहे हैं ये भी नहीं खा पाओगे डोमिनोज वाले। बच्चे बड़े एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। ऐसा हम समझाते हैं कि ऐसा इसलिए होगा कि हमारी जो आदिकालीन संस्कृति है उसमें यह बताया गया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित ये जल सजीदा। तो ये जो इसमें पंचभूत तत्व हैं कैसे है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे यदि पानी डाल दोगे तो घास आ जाएगी, जहाँ घास आएगी वहाँ प्राणी आ जाएंगे, वन्य प्राणी आ जाएंगे, जहाँ वन्य प्राणी शाकाहारी वन्य प्राणी आएंगे, शाकाहारी प्राणी वन्य प्राणी जो हमारे भारत में पाए जाते हैं वो सांभर है, चीतल है, भेड़की है, चिकारा है, चोरसिंगा है, नीलगाय है, ये आ जाएंगे। जब ये सब आ जाएंगे तो इनको खाने के लिए वहाँ प्रकृति बाघ को भेज देगी, टाइगर को भेज देगी। तो अब देखिए टाइगर आ गया। अब यदि कल्पना करिए कि टाइगर नहीं है और ये सब चीज़ें हैं, यानी पृथ्वी भी है, पानी भी है, घास पेड़ पौधे पत्ते वन भी है और शाकाहारी जानवर भी है और टाइगर नहीं है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो शाकाहारी वन्य प्राणी हैं वो वहाँ का शाकाहारी वन्य प्राणी का मैंने जैसे उल्लेख किया, सांभर, चीतल, भेड़के, चिकारे, चौसिंगा, नीलगाय, ये उस जंगल की जितनी वनस्पति है उसको खा जाएंगे। जब जंगल की वनस्पति खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? आसपास के खेतों में जाएंगे। आसपास के खेतों में चना, गेहूँ, मसूर, मूंग, सोयाबीन ये उग रही है, इसको खा के पेट भरना शुरू कर देंगे। इसको खा के जब पेट भरना कर देंगे तो जो प्रकृति का एक पर्यावरण का तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो नष्ट होने लगेगा, इकोसिस्टम टूट जाएगा। और वो चीज़ जो आज आप समोसा, गुलाब जामुन, पिज्ज़ा और बर्गर के रूप में खा रहे हैं वो आप नहीं खा पाएंगे। इसलिए किसी भी स्वस्थ वन के लिए, किसी भी स्वस्थ पर्यावरण के लिए टाइगर का होना, बाघ का होना नितांत आवश्यक है। और बच्चे जो कि बहुत लालायित होकर ऐसी बातों को सुनते हैं वो इस बात से तत्काल सहमत हो जाते हैं। तो खैर हम यहाँ की बातें वहीं को छोड़ो और आगे को करो प्यार, तो पर्यावरण पे लौट कर आते हैं वापस। तो हमारे यहाँ भारत में जो अवधारणा थी वनों की, मैंने आपको बताया कि एक आपको इससे बहुत अच्छा तरीका मिल सकता है जिसके बारे में बहुत सारे जो भारत में यात्री आते थे उन्होंने भी वर्णन किया है कि हमारे यहाँ पुनीत वन पाए जाते थे। यानी हर गांव के आसपास एक ऐसा स्थान था, चबूतरा था, चाहे वहाँ बड़े देव बैठे हों, चाहे शंकर जी बैठे हों, चाहे हनुमान जी बैठे हों, मूर्ति स्थापित रहती थी और 100-200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोई भी पेड़ नहीं काटता था। हमने तो ऐसा देखा है, एक जगह में गया राजगढ़ में, मैं सिर्फ प्रवास पे कि देखें भाई क्या है यहाँ पे लोग कैसे बैठे हुए हैं। हमने कहा तुम काटते क्यों नहीं हो यार पेड़ों को? कैसा खता हो जाता है, खता मतलब फोड़े उड़ जाते हैं। तो ये हर व्यक्ति को ये बात समझाई नहीं जा सकती थी कि पर्यावरण या क्लाइमेट चेंज आके कितना नुकसान पहुंचा देगा, पर्यावरण बिगड़ने पर क्लाइमेट चेंज बनकर कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको एक साधारण तरीके से समझाया गया कि यदि आपने इन पेड़ पौधों को काटा तो आपको फुंसी हो जाएंगी, आपको स्किन डिजीज हो जाएंगी। आज विज्ञान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, पूरा विश्व, जो हमारे मनीषी अपने चिंतन से, उनने कभी नहीं कहा कि ये इल्हाम हमको ऊपर से हो रहा है, भगवान कह रहा है, नहीं, उनने चिंतन करा। तो चिंतन करके उनने ये बताया कि यदि आप वनों को बचाएंगे तो वन आपको बचाएंगे। फिर मैं लौट के आता हूँ, वेदों में हमारी उक्ति आई है, प्रकृति रक्षति रक्षिता। यह हमारे भारतवर्ष के वन विभाग का लोगो है, पूरे भारत का, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का। यदि आप प्रकृति की रक्षा करोगे तो वो अपने आप आपकी रक्षा करेंगे। करके देख लीजिए, आप प्रकृति की दुर्दशा करेंगे, पर्यावरण की दुर्दशा करेंगे तो वो आपके साथ उल्टा व्यवहार करेगा, वैसे की वैसी सजा देगा आपको। तो प्रकृति की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगा। आपको उदाहरण देता हूं मैं कि वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बड़े बड़े रिसर्च पेपर लिखे हैं कि यदि आपने किसी जगह के वन नष्ट कर दिए हैं तो उसमें पलने वाले करोड़ों करोड़ों जीव, आप जानते हैं कितने जीव पाए जाते हैं? भोपाल में अकेले फूलने वाले पेड़ पौधों की 2200 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में 15,000 प्रकार के फूलने वाले, मैं बिना फूलने वाले की तो बात कर, साइकस पाइनस की बात नहीं कर रहा आपसे, बिना फूल वालों की, और दूसरी वनस्पति की छोटी की बात नहीं कर रहा,
जो पेड़ पौधे फूलते हैं, जिनके फूल हम आंखों से देखते हैं, गुलाब, चमेली, चंपा, सागौन, साल, साज, इन कदम, इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी 15,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आप यदि वनों को नष्ट कर देंगे तो वनों में अनंत प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े ये पाए जाते हैं, वो सब मिलकर सामूहिक रूप से आप पर आक्रमण कर देंगे। और उसका छोटा सा उदाहरण आप देख ही रहे हैं, जो चीज़ अदृश्य है, जो अगोचर है, जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसको आज तक पूरी भारत, जो जितना बुद्धि आपने लगा ली थी लगा ली आपने, क्या कहते हैं कि घड़ी से लेके, हवाई जहाज से लेके, टेलीविज़न से लेके और हमारे जो मोबाइल तक का आविष्कार कर लिया, मगर आप आज 2 साल में ये पता नहीं लगा क्या पाए कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 किस चीज़ से पैदा हो गया, कहाँ से हो गया। और आज मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ कि ये अंततः इसी बात से निकलेगा कि हमने जीवों को सताया, हमने जीवों पर दया नहीं करी, जो हमारे पर्यावरण का मूलभूत सिद्धांत था, तो उससे ये उत्पन्न हुआ। यह अंततोगत्वा अभी लोग पहुंच गए हैं नतीजे पे, सिर्फ बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये जंतुओं से पैदा हुआ है। तो यदि आप वन नष्ट कर देंगे, पर्यावरण नष्ट कर देंगे, तो उसके दुष्परिणाम तो आपको इस तरह से आना ही आना है। महाभारत में एक बहुत अच्छा वाक्य आया है कि यदि कोई राष्ट्र, कोई नगर नष्ट हो जाता है, कोई नगर कोई आतताई नष्ट कर देता है, तो उसको आप 2 साल में फिर से बसा सकते हैं, उसकी पुनर्बसाहट कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पुनर्संरचना कर सकते हैं। मगर यदि आपने जंगलों को नष्ट कर दिया, वनों को नष्ट कर दिया, अपने वातावरण को नष्ट कर दिया, अपने पर्यावरण को नष्ट कर दिया, तो उसको बनाने में 100 साल लगता है। तो आप इस बात से कल्पना करके देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि आदि दृष्टा जो ये कहते थे कि सत्य का मुंह स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, उसको हे ईश्वर हमारे लिए खोल दीजिए। तो सत्य तो यही है कि पर्यावरण का जो रक्षा की बात है, जो मूलभूत बात है, वो हमारे संस्कृति में थी। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे वाल्मीकि रामायण से लेके और हमारे जो आखिरी के ग्रंथ तक हैं, महाभारत भी, वाल्मीकि रामायण भी, रामचरितमानस भी, उनमें लगभग 800 पेड़ पौधों का वर्णन मिलता है, 800 वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। चरक और सुश्रुत के आप ग्रंथ हटा दें तो उसके अलावा, क्योंकि उसको मैं मानता हूँ कि वो औषधि शास्त्र था, तो 800, और आप दूसरों के किसी के भी ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी धर्म के, मैं किसी विशेष धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लूँगा, लोगों की तो जहाँ संस्कृति पैदा हुई वहाँ पेड़ पौधे खजूर के अलावा पाए नहीं जाते थे, तो मुश्किल से 4-5 पेड़ों के नाम मिलते हैं। माने पर्यावरण चेतना जो थी वो हमारे रक्त में थी, वो हमारी संस्कृति में थी। पर्यावरण को लेकर ओजस्विता की एक भावना जो थी वो हमारे एक जीन्स में लगातार इनहेरिट होती रही, वंशागति से आती रही। हम फिर उसी पे लौट के आते हैं, विषय से ना भटकते हुए कि इस 75 साल में हमने पर्यावरण के लिए कैसे हमारे यहाँ विकास हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि पर्यावरण दरअसल क्या हुआ कि 1857 तक जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे जो विनायक दामोदर सावरकर कहते थे, दामोदर विनायक सावरकर जी कहते थे, लोग उससे पहले कहा करते थे 1857 का गदर, उनने सबसे सही नाम दिया स्वतंत्र वीर सावरकर ने उसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले अंग्रेजों को ये भरोसा नहीं था कि वो आगे भारत में कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने वनों के प्रबंधन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब 1857 में उनको लगा कि नहीं अब हम भारत पे राज कर लेंगे आराम से, तो उन्होंने भारत के वनों की संपदा को काटने का सोचा। अंग्रेजों के यहाँ कोई कीमती वन नहीं पाए जाते, ब्रिटिश में, बरतानिया में कोई अच्छे वन नहीं पाए जाते, जो वन थे वो उन्होंने नष्ट कर दिए थे वहाँ पे। उसी शैली में उन्होंने यहाँ पे वनों के बारे में, नष्ट करने के बारे में विचार किया। 1860-70 के बीच में एक अवधारणा आई कि रेल की लाइन बिछाई जाए। रेल की लाइन बिछाने के लिए जिस चीज़ की बहुत तत्काल आवश्यकता थी, वो पटरी के नीचे किसी ऐसी मजबूत चीज़ की आवश्यकता थी जिसको डाल दिया जाए तो रेल उस पर से गुजर जाए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आज जिसको वैज्ञानिक पद्धति से लोग बना रहे हैं, उसको अंग्रेजों ने हमारी पुरातन संस्कृति से सीख के साल के पेड़ काटे और स्लीपर बनाना शुरू किया। जो रेलवे स्लीपर कहलाते हैं वो पूरे के पूरे साल के खड़े जंगल नष्ट कर दिए गए और रेलवे के स्लीपर बिछाने में उनका योगदान लिया गया। अभी भी आप चले जाएं लंदन में कई जगह, तो भारत के सागौन की लकड़ी चीख कर कहती है कि मैं यहाँ से आई हूँ। पानी के जहाज़ों में टनों
लकड़ी है अच्छी क्वालिटी की, जिनकी गर्थ क्लास 200 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। और अभी और भी वो धाई और बोरी के हमारे सतपुड़ा के वनों में ऐसे सागौन पाए जाते हैं, उनको काट काट कर ले गए। तो जंगलों का विनाश उनने शुरू किया। और जब उनने देखा कि भारत में जंगलों का विनाश शुरू हो गया है और उनका पुनर्जीवन नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अंग्रेजों ने वैज्ञानिकता बिल्कुल अंध तरीके से काटा, कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। फिर उनने जर्मन लोगों को हायर किया, जर्मन के फॉरेस्ट को, जर्मनों के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, उनके वनविदों को हायर किया। और सबसे पहला आदमी जो आया उसका नाम था ब्रांडिस, और उसने भारत के वनों का 1890 से बहुत अच्छा प्रबंधन करना शुरू किया। तो ये जो पर्यावरण की चेतना है, हमको एक जो बात मैं आपको एम्फेसिस देना चाहता था वो ये थी कि हम ये समझें कि पर्यावरण चेतना हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे व्यवहार में रची बसी हुई है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको वैज्ञानिक तरीके से, आप जो बातें करना है वो वैज्ञानिक तरीके से करें, हम उनको उनका वैज्ञानिक आधार देखें। आप देखिए कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, आप सोचिए एक नया कंसेप्ट आया इसी साल, वाटर फुटप्रिंट। वो कार्बन फुटप्रिंट पहले से था। हम जो कर्म कर रहे हैं दिन भर में, उससे प्रकृति या पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो फुटप्रिंट है, कार्बन का फुटप्रिंट है। कितना डीजल जला दिया, कितना पेट्रोल बना दिया, कितना खाना बनाने में ऊष्मा का उपयोग किया, कितनी ऊर्जा अन्य कार्यों में लगाई हमने। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, मैं वो जो वाटर फुटप्रिंट की बात कर रहा हूँ आपको, एक जीन्स के निर्माण में 3500 लीटर पानी लगता है। कल्पना करके देखिए, 3500 लीटर पानी में एक जीन्स बनती है, इतना पानी बर्बाद होने के बाद। तो ये जो है, ये हो गया वाटर फुटप्रिंट, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो हम पानी किस तरह से बर्बाद करते हैं हम जानते ही हैं, बाकी चीज़ों में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक और थ्योरी जो आ रही है नई, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, इसको कहेंगे कार्बन सघनीकरण। आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे इतने से उदाहरण से कि एक आदमी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कोई प्रदूषण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं घुले और कहीं ना कहीं जमा हो जाए, तो यदि 500 किलोमीटर दूर भी कोई पेड़ लगा हुआ है, तो यदि वो पेड़ मोटा हो रहा है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और रिएक्शन करके, कुछ रासायनिक क्रिया करके ग्लूकोज बना देता है, जो पेड़ों में जमा हो जाती है, जो फल के रूप में, पत्तों के रूप में, पेड़ों के रूप के और कलियों के रूप में हमको मिल जाता है, विशेषकर फलों के रूप में, और ऑक्सीजन बना देता है जो हमें प्राप्त हो जाती है। तो कार्बन सी को आप 500 किलोमीटर दूर बैठ के यदि ऐसा कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, जो अनिवार्य है, देखिए विकास के साथ साथ थोड़ा बहुत तो विनाश चलेगा, मगर सामंजस्य बनाते हुए। आप सोचें कि मोबाइल भी चलाते रहें, एसी में भी बैठे रहें, आपकी गाड़ी पे पेट्रोल भी भरा रहे, आपके बच्चे टेलीविज़न भी देखते रहें, तो ये सब आ कहाँ से रहा है? ये सब ऊर्जा जो है बिजली से बन रही है। और बिजली सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से पूरे विश्व में बनाई जाती है। नंबर 1 कोयला और नंबर 2 जल, हाइड्रोस्टेटिक्स और कार्बन। इन 2 से, यदि ये 2 चीज़ों आप क्यों नहीं, अच्छा, और जितना कार्बन है, जितना कोयला है, वो सब जमीन के अंदर यानी वनों के नीचे गड़ा हुआ है। यानी आपको वहाँ से कोयला निकालने के लिए ये श्रम करना पड़ेगा कि ऊपर के जंगल को हटाना पड़ेगा। तो विकास भी चलता रहे, डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारी प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। ऐसी कुछ चीज़ें वहीं हो पाएंगी जहां हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसी अवधारणा को कर पाएंगे। यानी हमारे खेतों में, हमारे भोपाल के पास के नयापुरा गांव में कोई आदमी 100 पेड़ लगाता है और उन 100 पेड़ों को 20 साल में इतना मोटा कर लेता है कि वो पहले पेंसिल की तरह थे और आज वो बल्ली की तरह मोटे हो गए या म्याल की तरह मोटे हो गए हैं, ये कोई लॉक्स बन गया है उनका। तो वस्तुतः वो हरियाणा या पंजाब में खुले हुए किसी कारखाने की कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ अवशोषण करके हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये सीधी सी भाषा में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम इस तरह समझा सकते हैं। हम तो इस बात पर भी एक विचार आ रहा है, भारत शासन में भी आ रहा है, कई बार आ रहा है और आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा कि भाई आप विकास, हमें मोबाइल भी चलाना है, एसी भी चलाना है, बस भी चलाना है, हवाई जहाज में भी बैठना है, ये सब कार्बन के फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं हमारे, तो इनको कंपेंसेट कैसे करेंगे? तो भाई जहाँ हो रहा है वहाँ करिए, मगर जहाँ जंगल है वहाँ के लोगों को आप उतनी सहायता दे दीजिए। मसलन आप हरियाणा और पंजाब में यदि इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, आप कर्नाटक के किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं,
तो वो जंगल में निवास करने वाले लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिपोजिशन कर रहा है, कार्बन का डिपोजिशन कर रहे हैं, उतनी मात्रा में उनको कंपेंसेटरी एक हरित ऊर्जा, हरित पैसे के रूप में आप उनको कुछ कंपेंसेशन दे दीजिए, तो वो पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, आप अपना कारखाना चलाते रहिए। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो अभी हमारे इसी दशक में आई हैं और सरकार इस तरह के एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है, विचार कर रही है। 80% जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम जो ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा से मतलब है बिजली और बाकी दीगर चीज़ें, वो केवल और केवल कार्बन से और पानी से आ रही हैं। बाकी 20% में थोड़ी सी एटॉमिक एनर्जी, थोड़ी सी सोलर और थोड़ी बहुत विंड एनर्जी ये शामिल है, बाकी चीज़ें हमारी इसमें शामिल नहीं। तो अवधारणा हमारी वहीं लौट कर आती है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आप देखिए, पर्यावरण शब्द की जब उत्पत्ति हुई तो एक पर्यावरण कानून बन गया 1984, 85, 86, 84 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आप सोचिए, विडंबना देखिए उसको कि आज तक भारत में किसी को भी उसमें सजा नहीं हुई है। मैं चैलेंज करता हूँ मेरे सभी हमारे साथ जो हमारे सम्मानित श्रोतागण बैठे हुए हैं, किसी को पता हो कि इसमें किसी को सजा हुई हो, बड़ी सजा, तो बताएं, कोट करें, तो मैं आगे उसमें संशोधन करके उद्धरण देना शुरू कर दूंगा। इतना बड़ा एक्ट बन गया और आपने आज तक किसी को सजा नहीं दी। तो जब तक छठे साठ्यम समाचरित, गलत काम करने वाले को तो गलत का दंड देना चाहिए। हमारी सरकार ने इस दिशा में अब कदम उठाना शुरू किए, धीरे धीरे आर्थिक दंड दे रही हैं सरकारें, प्रताड़नाएँ दे रही हैं, दूसरी तरीके की निरस्त कर रही हैं उनके लाइसेंस को, और उनसे अपेक्षा कर रही है कि आगे आपको दंड दिया जाएगा यदि आप इन्हें नहीं मानेंगे तो बात वहीं आती है। हम लोग के फिर वही चर्चा पे आते हैं कि आइंस्टीन एक हमारे यहाँ, हम तो उन्हें ऋषि कहते हैं। हमारे यहाँ जो भी चिंतन करता है, जो भी चीज़ नहीं खोज करता है, वो ऋषि कहलाता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने शून्य का आविष्कार किया था। शून्य का वर्णन हमारे, देखिए, शून्य का वर्णन हमारे वेदों में, शून्य शब्द का वर्णन हमारे वेदों में है, पूरी के पूरे श्लोक है शून्य को लेकर। शून्य की अवधारणा 5वीं सदी में हमारे यहाँ से अरब गई। अरब से कुछ लोग आए थे, उनको वो यहाँ से सीखा, उन्होंने अलजेब्रा सीखा, उनसे अंग्रेजों ने सीखा, और उस अवधारणा को, अंकों को, अंक और शून्य दोनों ही भारत की देन थी, जो अरब गए पहले, और अरब से फिर बाकी पाश्चात्य संस्कृति में समाहित हुए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। वैज्ञानिक आधार को लेकर यदि आप बात करें तो आइंस्टीन ने यह कहा था कि किसी भी धारणा, अवधारणा या छोटा मोटा आविष्कार से बड़ी कल्पना होती है। यदि आप कल्पना कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को आविष्कार में बदल सकते हैं, मगर यदि आप कल्पनाहीन हैं तो आप नहीं बदल सकते। इसको हमारे एक कवि थे, उनने अपने शब्दों में ऐसा कहा था कि तुम कल्पना ना करो, नवीन कल्पना ना करो, घिस गई समाज की तमाम रीतियाँ, दे रही कुरीतियाँ तुम्हें चुनीतियाँ, तुम राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। पर्यावरण को लेके, वनों को लेके हमको अपनी कल्पनाओं को लगातार नवीनीकृत करते रहना चाहिए। हमारे मनीषियों को, हमारे नेताओं को, जिनने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, हमारे जैसे दीनदयाल जी उपाध्याय जैसे हमारे ऋषि मुनि मनीषी कर्मठ, हमारे संस्थापक, हमारे विचारों को आज उनके विचार फलीभूत हो रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो विचार थे उनको हम आगे बढ़ाएं। उनका जो एकात्म मानववाद का, पर्यावरण का जो संदेश था, उसको हम जन जन तक ले जाएं, और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण का सच्ची अवधारणा यही होगी कि हम फिर यही कहें कि आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सब। धन्यवाद।